लास्ट वीडियो में हमने सारे एमसीक्यू टाइप के जो क्वेश्चन थे क्वेश्चन नंबर 30 तक हमने कंप्लीट कर लिए थे। अब इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 31 से एमएसक्यू सॉल्व करेंगे और इससे आपको एमएसक्यू सॉल्व करने की अप्रोच भी पता चलेगी। और जो देखो एमएसक्यू क्वेश्चन होते हैं वो जैम में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये एमएसक्यू क्वेश्चन ही रैंक डिसाइड करते हैं। अगर मान लो आपके 10 में से 7 क्वेश्चन भी अगर 6-7 क्वेश्चन सही हो गए तो वो आपकी रैंक बहुत ज़्यादा ऊपर ले जा सकते हैं। तो एमएसक्यू को स्किप नहीं करना है। जिन लोगों के एमएसक्यू गलत हो रहे हैं वो एकदम केयरफुल हो जाओ और एमएसक्यू को सही करने की कोशिश करो। टेस्ट में मैक्सिमम सही करने की कोशिश करो। टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, इसलिए थोड़ा ध्यान से करो उनको, है ना। तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 31 से। मैंने 31 यहाँ बोर्ड पे लिख रखा है। उन्होंने मैच द फॉलोइंग करने को बोला है। देखो ये ए कॉलम दिया है और ये बी कॉलम दिया है। उन्होंने बोला है कि बताओ इस वाले नाइट्रोजन का लोन पेयर इन तीनों में से किस ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, इसका किस में, इसका किस में। तो और उन्होंने 4 ऑप्शन दे रखे हैं हमको, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो इसको सॉल्व करने से पहले मैं 3 बात आपको बता देती हूँ। जैसे देखो पहले कि अगर मान लो ये कोई नाइट्रोजन है, ठीक है, अगर ये नाइट्रोजन किसी sp3 कार्बन से अटैच्ड है तो जो इसका लोन पेयर होता है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में प्रेजेंट होता है। क्यों होता है? देखो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में प्रेजेंट होता है। अगर कोई नाइट्रोजन किसी कार्बन sp3 से अटैच्ड है तो उसका जो लोन पेयर होगा वो ऑलवेज sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में प्रेजेंट होगा। देखो इसको समझ लेते हैं कैसे होता है। नाइट्रोजन का जो हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन होता है आउटर मोस्ट वो होता है 2s2 2p3, ठीक है। जब ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड अगर इस कार्बन से जुड़ा है ये वाला नाइट्रोजन तो ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। तो जहाँ ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन करते हैं नाइट्रोजन का और ये इस टाइप से sp3 फॉर्म में नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है। देखो यहाँ 2 हाइड्रोजन ये sp3 नाइट्रोजन है। इस कार्बन से अगर कार्बन sp3 है तो ये नाइट्रोजन भी sp3 होती है। तो देखो ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में प्रेजेंट है ये लोन पेयर। अब दूसरी बात देखो, अगर ये जो नाइट्रोजन है वो किसी sp2 एटम से जुड़ा है, जैसे ये कार्बन कैसा है sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो इसका जो लोन पेयर होता है वो कौन सा होता है, वो कहाँ प्रेजेंट होता है, इसका लोन पेयर प्रेजेंट होता है हमारे पास प्योर p ऑर्बिटल में। देखो कैसे, ये वाला कार्बन sp2 है तो sp2 से जो अटैच्ड एटम होता है वो भी sp2 हो जाता है। अगर इस कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ी होती है तो वो भी sp2 हाइब्रिडाइज हो जाती है, नाइट्रोजन जुड़ी है तो वो भी sp2 हाइब्रिडाइज हो जाएगा। तो देखो नाइट्रोजन का sp2 हाइब्रिडाइजेशन अगर हमको बनाना है तो ये sp2, ठीक है। अब इसने sp2 में 1 2 3 बॉन्डिंग कर रखी है, ठीक है। तो 3 हमको वेकेंट लेनी होगी, मतलब सॉरी सिंगल इलेक्ट्रॉन्स लेने होंगे। तो ये जो लोन पेयर होगा वो कहाँ चला जाएगा, एक जो p ऑर्बिटल बचा है उसमें चला जाएगा। समझ में आया? ये 3 बॉन्ड बना रहा है तो इसके लिए हमको 3 फ्री इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो ये sp2 हाइब्रिडाइज इसमें हमने इसलिए इसमें लोन पेयर नहीं रखा, नहीं तो फिर 2 ही बॉन्ड बन पाएंगे। फिर ये वाला जो लोन पेयर होता है वो कहाँ चला जाता है, प्योर p में चला जाता है, प्योर p में चला जाता है। थर्ड कंडीशन क्या होती है कि अगर खुद ये नाइट्रोजन डबल बॉन्डेड हो, मान लो एक नाइट्रोजन है किसी कार्बन से ये खुद ऑलरेडी डबल बॉन्डेड है, तो फिर क्या होगा, इसका जो लोन पेयर प्रेजेंट होता है वो किसमें प्रेजेंट होता है, वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में प्रेजेंट होता है। किस में होता है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड में। देखो इसमें अगर इसका हम ये नाइट्रोजन कैसी है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, इसका sp2 हाइब्रिडाइजेशन हम बनाएंगे 1 2 3 और फिर एक वेकेंट तो इसको चाहिए, एक वेकेंट p ऑर्बिटल चाहिए ना इस कार्बन के वेकेंट से ओवरलैप करके ये वाला पाई बॉन्ड बनाने के लिए, तो इसको तो हम अलग रख देंगे, ठीक है। फिर इसके बाद ये लोन पेयर यहाँ आ जाएगा और फिर ये वाला सिग्मा बॉन्ड इससे और ये वाला सिग्मा बॉन्ड इससे, तो फिर लोन पेयर यहाँ हो गया इस वेकेंट p ऑर्बिटल से, इस वाले दोनों ने ओवरलैप करके ये वाला पाई बॉन्ड बना लिया। तो यहाँ पे ये जो लोन पेयर होगा वो किस में आ जाएगा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में। किस में, sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में, ठीक है। ये तीनों बातें अगर आपको समझ गए हैं तो इन तीनों क्वेश्चंस को करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो ये कार्बन है, ये नाइट्रोजन है, खुद sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, खुद डबल बॉन्डेड है, इसका मतलब इसका जो लोन पेयर है वो कहाँ प्रेजेंट होगा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में, मतलब ये वाला 1 हो गया। अब इसके बाद देखो फिर
सेकेंड वाला क्या है, सेकेंड वाला एक sp2 एटम से जुड़ा नाइट्रोजन है। sp2 अगर एटम से जुड़ा कोई नाइट्रोजन होता है तो उसका लोन पेयर कहाँ होता है, प्योर p में होता है। तो ये वाला सेकेंड वाले का क्या आ जाएगा हमारे पास, प्योर p। और ये वाला देखो, ये कार्बन भी sp3 है, ये कार्बन भी sp3 है, तो इन sp3 कार्बन से जुड़ा हुआ जो नाइट्रोजन है उसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। और अगर नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो उसका लोन पेयर भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में प्रेजेंट होगा। तो देखो ये हमारे पास pqr है, p q और r। तो p के लिए हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइज हो जाएगा। तो कौन कौन सा, p का सेकंड वाला, मतलब ये p का सेकंड, ठीक है, ये b ऑप्शन में p का सेकंड दिया है और r का दिया है फर्स्ट। हाँ, तो ये 3, तो b ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। और देखो q का थर्ड दिया तो c तो गलत हो जाएगा, d में p का फर्स्ट दिया है तो b ऑप्शन हमारे पास इसका करेक्ट हो जाएगा। और q का 3, हाँ q का 3 भी सही है। देखो Q वाले का ये थर्ड वाला प्योर P में ये भी सही है, और तो B भी सही हो जाएगा और C भी सही हो जाएगा। देखो P वाले में बोल रहे हैं कि P वाले का सेकंड वाला है, P वाले का सेकंड वाला है, हाँ ठीक है ये सही है B ऑप्शन में। और R वाले का पहला है, तो R वाले का पहला है, ये भी सही है हमारे पास। अब देखो और क्या बोल रहे हैं, C ऑप्शन में P वाले का दूसरा है, मतलब P वाले का दूसरा है, हाँ ठीक है। और Q वाले का तीसरा है, Q वाले का तीसरा है, ये भी सही है। और B फिर उसके बाद D ऑप्शन में बोल रहे हैं कि P का पहला है, तो D ऑप्शन तो गलत हो गया। और A में भी P का पहला बोल रहे हैं तो A भी गलत हो गया। तो हमारे पास B और C ऑप्शन करेक्ट हो गए, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 32 करते हैं। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 में क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 32 में हमें मतलब 4 स्टेटमेंट दिए हैं, उन 2 स्ट्रक्चर्स बना के दिए हैं और उनके आगे उनके रिलेशन को लिख के दिया है। तो हमें ये बताना है कि उन्होंने जो 2 स्ट्रक्चर बनाया है उसके आगे जो उन्होंने रिलेशन लिखा है वो रिलेशन करेक्ट है या इनकरेक्ट है। तो मतलब बेसिकली वो 2 स्ट्रक्चर जो है उनके बीच में हमको रिलेशन बताना है कि क्या रिलेशन है। तो सॉल्व करते हैं, उसको देखते हैं। देखो तो इसका 31 का जो है वो B और C करेक्ट हो जाएगा। अब देखो 32 देखते हैं। 32 में हमको रिलेशन बताना है। देखो पहले वाले में क्या है, उन्होंने एक रिंग बना के दी है, ऑक्सीजन लोन पेयर और यहाँ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और इसके साथ उन्होंने एक स्ट्रक्चर बनाया है जिसमें इस वेकेंट ऑर्बिटल को ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर डोनेट करके इसके साथ पाई बॉन्ड बना लिया है और इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। और उसके आगे उन्होंने लिखा है क्या ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, हाँ तो ठीक है। इसमें देखो पाई इलेक्ट्रॉन्स का डिलोकेलाइजेशन हुआ है, तो हाँ ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, तो ए ऑप्शन तो हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें ध्यान रखने वाली बात ये है, क्वेश्चन में उन्होंने क्या पूछा है, इनकरेक्ट। तो अगर कहीं भी जैसे किसी भी क्वेश्चन में पढ़ो, किसी क्वेश्चन को पढ़ो और अगर उसमें कहीं इनकरेक्ट लिखे ना तो उसको सबसे पहले मार्क कर लेना, क्योंकि करेक्ट इनकरेक्ट की गलती बहुत होती है। पेपर में ध्यान नहीं रहता, पेपर में टेस्ट में ध्यान नहीं रहता कि करेक्ट पूछा इनकरेक्ट पूछा, उसके कारण जो मार्क्स आने रहते हैं वो कट जाते हैं और उसके साथ नेगेटिव वाले भी मिलते हैं, ठीक है। देखो पहले ऑप्शन में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, तो ये हाँ ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, तो ये तो करेक्ट है, लेकिन ऑप्शन के लिए ये नहीं है, ये वाला नहीं आएगा, ठीक है। दूसरा क्या है, बी में उन्होंने बोला है एक रिंग बना के दी है OCH3 और इसका स्ट्रक्चर उन्होंने रिंग को ये, अच्छा ठीक है, इसको रिंग को क्लोज करके ये वाले ऑक्सीजन के लोन पर इसको डोनेट करा दिए हैं और यहाँ डबल बॉन्ड बना दिया है, यहाँ CH3 है, 1 2 3 4 सिंगल बॉन्ड बनवाया, सिंगल बॉन्ड बनाया है, यहाँ ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है। अब देखो वो क्या बोल रहे हैं कि ये भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है क्या,
तो ये तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में तो सिग्मा बॉन्ड का कोई रोल ही नहीं होता, तो इसका मतलब ये ऑप्शन गलत है, मतलब यहाँ जो लिखा है वो इनकरेक्ट है इसका। लेकिन ऑप्शन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा कि हाँ ये इनकरेक्ट है, इन दोनों का जो रिलेशन इनके आगे लिखा है वो इनकरेक्ट है, तो इसमें बी हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद सी वाला क्या है, सी वाले में उन्होंने दो स्ट्रक्चर बना के दिए हैं, देखो नेगेटिव चार्ज है, इसको डिलोकलाइज कराया है और इस पे पहुंचाया, और कह रहे हैं कि ये टॉटोमर्स है क्या। देखो टॉटोमर्स में क्या होता है, अल्फा हाइड्रोजन की शिफ्टिंग हो जाती है इस ऑक्सीजन पे, लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, यहाँ तो सिर्फ नेगेटिव चार्ज का डिलोकलाइजेशन है, तो ये तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है। और आगे क्या लिखा है, क्या ये टॉटोमर्स है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इनकरेक्ट पूछा है, तो ये सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब देखो डी ऑप्शन में क्या बोला उन्होंने, डी ऑप्शन में देखो ये नेगेटिव चार्ज है और ये OH सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये देखो। अब इसके आगे वो क्या लिख रहे हैं कि ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये पूछ रहे हैं। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले तो ये एटम की शिफ्टिंग हो गई है, तो रेजोनेंस में एटम की शिफ्टिंग नहीं होती, केवल पाई बॉन्ड डिलोकलाइज होते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स का डिलोकलाइजेशन होता है, पाई बॉन्ड ब्रेक होते हैं, पाई बॉन्ड बनते हैं, मतलब पुराने पाई बॉन्ड ब्रेक होते हैं, न्यू पाई बॉन्ड फॉर्म होते हैं। तो सिग्मा बॉन्ड का तो कोई रोल नहीं होता, तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स तो नहीं है, ये टॉटोमर्स है, ठीक है। लेकिन आगे क्या लिखा है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा मतलब ये रिलेशन भी गलत है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गलत ही उन्होंने पूछा है, तो गलत में ये भी आ जाएगा। तो हमारा बी 32 का कौन सा हो जाएगा, बी, सी और डी हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर करते हैं 33 में क्या पूछा है, देखो 33 में पूछा है, हाँ कुछ एनायन और कैटायंस उन्होंने दिए और उनको कोई +m और -m के ग्रुप से जोड़ दिया है, और उन्होंने पूछा है कि बताओ इनकी स्टेबिलिटी क्या होगी, अगर हम इस एनायन को इस ग्रुप से जोड़ें तो कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, कैटायन को किस ग्रुप से जोड़ें तो ज़्यादा स्टेबल होगा। उन्होंने मार्क करके दिया है, हमें सिर्फ इनकरेक्ट और करेक्ट बताना है कि हाँ ये सही है या गलत है। तो देखो आप 33 करते हैं, में पहला ऑप्शन है CH2 माइनस, CH2 माइनस Pr2 ज़्यादा स्टेबल है CH2 माइनस Nr2 से, ठीक है, ये हमारा ए ऑप्शन है। बी ऑप्शन क्या है, CH2 प्लस Pr2 ज़्यादा स्टेबल है CH2 प्लस Nr2 से। सी ऑप्शन है CH2 प्लस O, CH3 ज़्यादा स्टेबल है CH2 प्लस SCH3 से। डी ऑप्शन है CH2 माइनस OCH3 ज़्यादा स्टेबल है CH2 माइनस SCH3 से। देखो क्या होगा, नेगेटिव चार्ज कब स्टेबलाइज होगा, जब उसको डिलोकलाइजेशन मिले, ठीक है। अब देखो इन दोनों के केस में अगर सबसे पहले वही एनायन की स्टेबिलिटी के लिए हमने फैक्टर्स बताए थे, उन फैक्टर्स में सबसे पहला साइज आ रहा था, फिर दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आ रहा था, फिर थर्ड फैक्टर आ रहा था रेजोनेंस, फिर फोर्थ फैक्टर आ रहा था इंडक्टिव। तो अगर तुम पहले इंडक्टिव लगाओगे तो तुम इसको क्या बोल दोगे कि ये गलत है, ठीक है, क्योंकि नाइट्रोजन का इंडक्टिव ज़्यादा होगा। लेकिन देखो इसमें उन्होंने करेक्ट स्टेटमेंट ही पूछा है, ये भी ध्यान रखना कि करेक्ट पूछा है या इनकरेक्ट पूछा है। तो लेकिन थर्ड फैक्टर हमें पहले लगाना है। ये फॉस्फोरस जो है ना, इसके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल है, तो ये जो नेगेटिव चार्ज है वो डी ऑर्बिटल के साथ रेजोनेंस कर सकता है, तो जो कि नाइट्रोजन जितना ज़्यादा इंडक्टिव से स्टेबलाइज नहीं करेगा, फॉस्फोरस उतना ज़्यादा रेजोनेंस से स्टेबलाइज करेगा। तो ए ऑप्शन तो करेक्ट हो गया, ये समझ में आ गया होगा मुझे लग रहा। देखो इसमें फॉस्फोरस के पास वेकेंट डी ऑर्बिटल है, लेकिन नाइट्रोजन जो इस नेगेटिव को स्टेबलाइज करेगा वो केवल इंडक्टिव से करेगा,
क्योंकि यहाँ पे इसके पास डी ऑर्बिटल नहीं है, वेकेंट डी ऑर्बिटल, लेकिन इसके पास है, तो ये रेजोनेंस से स्टेबलाइज करेगा इस नेगेटिव को, इसलिए ये वाला इससे ज़्यादा होगा। यहाँ इंडक्टिव के बेस पे कंपैरिजन नहीं करना है, यहाँ रेजोनेंस के बेस पे करना है, ठीक है। पहले रेजोनेंस लगाना है फिर इंडक्टिव, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। आप देखो CH2 PR2 और CH2 NR2, देखो इसमें क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने के लिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चाहिए। लोन पेयर तो फास्फोरस के पास भी होते हैं, लेकिन यहाँ देखो जो नाइट्रोजन और CH2 के बीच में जो ओवरलैपिंग होगी वो क्या होगी, 2p, ठीक है। लेकिन यहाँ जो होगी वो क्या होगी, 2p3p होगी, 2p3d होगी, ठीक है, 2p3p होगी, सॉरी 2p3p होगी। ये अपने 2p से इसके, ये अपने 3p से इसके 2p में डोनेट करेगा और ये अपने 2p से 2p में डोनेट करेगा। तो जो 2p होगी वो ज़्यादा इफेक्टिव होगी 3p 2p से, इसलिए ये वाला गलत हो जाएगा। ये वाली ज़्यादा स्टेबल है हमारे पास, ठीक है। जो CH2 से जुड़ा जो नाइट्रोजन से जुड़ा जो CH2 वो ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है। तो बी ऑप्शन हमारा गलत हो गया। उसी तरीके से देखो ये वाले ऑप्शन में भी वही बात है कि यहाँ पे हाँ अगर तुम यहाँ इंडक्टिव लगाओ इन दोनों में अगर, तो तुमको लगेगा कि भाई नाइट्रोजन जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो कार्बोकैटायन को डिस्टेबलाइज करेगा, तो हाँ सही है ये वाला ज़्यादा। लेकिन इंडक्टिव से पहले देख लेना कि कहीं मिजोमेरिक तो नहीं लग रहा, कार्बोकैटायन में सबसे पहले मिजोमेरिक लगाना है, ठीक है। तो यहाँ मिजोमेरिक लगा दोगे। इसमें भी सेम वैसे ही है कि इसमें ऑक्सीजन और इसके बीच में 2p है, लेकिन यहाँ पे 3p2p है, तो ये वाला ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, तो हमसे ज़्यादा स्टेबल वाला, तो ये सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डी में देखो ऑक्सीजन, हालांकि ऑक्सीजन का इंडक्टिव सल्फर से ज़्यादा होगा, लेकिन ऑक्सीजन के पास वेकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है जो कि सल्फर के पास है, जिसमें ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस कर सकता है, तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा इसके कंपेरिजन में, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो जो 33 है उसका ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास, ए और सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। इसका अगर आंसर ए और सी डी दिया है तो वो गलत है ना, सही कर लेना, ए सी है इसका आंसर। आप 34 देखते हैं, 34 में क्या पूछा है, 4 कंपाउंड्स दिए हैं और बताना है कि कौन सा नॉन एरोमेटिक है, ये बताना है, ठीक है। नॉन एरोमेटिक है नीचे पूछा है। पहला क्या दिया है, पहला ऑप्शन तो देखो बेंजीन दिया है, तो वो तो सबको पता है कि एरोमेटिक होती है, वहीं से एरोमेटिक सिटी का हमें पता चला था। 34 क्वेश्चन है, ए ऑप्शन दिया है, ए ऑप्शन में उन्होंने बेंजीन दिया है, तो ये तो होती एरोमेटिक है, ठीक है। हमें बताना क्या है, हमें नॉन एरोमेटिक बताना है, लिख लो नॉन एरो। ये ध्यान रखना कि बताना क्या है, इस टाइप की गलतियाँ बहुत होती हैं कि पूछा कुछ और है हम बता कुछ और आते हैं। उसके बाद देखो बी ऑप्शन में बोरोन है, 7 मेंबर की रिंग है। ये बोरोन एज अ कार्बोकैटायन काम करती है, इसके पास भी एक वेकेंट p ऑर्बिटल होता है, जिसके कारण ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स का साइक्लिक कॉन्जुगेशन पॉसिबल होता है, तो इसलिए ये भी हमारे पास एरोमेटिक होती है। फिर सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन में हमारे पास रिंग बना के दी है, 14 एनुलिन है, देखो 14 एनुलिन का एक सिस्टम हमको बना के दिया है और पूछा है कि ये एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है। देखो इसमें और डी ऑप्शन क्या है, साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन। देखो ए तो एरोमेटिक है, बी भी बता दिया एरोमेटिक है, सी को देखो और डी का हमें पता ही है कि ये टब शेप में एग्जिस्ट करती है, तो इसमें कॉन्जुगेशन पॉसिबल नहीं होता, ये नॉन एरोमेटिक हो जाती है। क्या हो जाती है, नॉन एरोमेटिक, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। लेकिन इसको थोड़ा देख लो, देखो यहाँ पे ये जो कार्बन है वो कुछ लोगों को लगेगा कि ये sp3 कार्बन है, ये भी एक sp3 कार्बन है, ये 14 पाई इलेक्ट्रॉन, ये तो हकल रूल फॉलो कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे 2 sp3 एटम है, तो इसके अकॉर्डिंग तो ये भी नॉन एरोमेटिक होनी चाहिए। लेकिन वही बात है कि जो कॉन्जुगेशन चलता है वो प्लेन में चलता है और ये दो जो कार्बन है वो
ऐसे ऊपर साइड में होते हैं तो वो कॉन्जुगेशन को डिस्टर्ब नहीं करते। देखो ये साइक्लिक कॉन्जुगेशन चल रहा है, इन कार्बन की वजह से ये कॉन्जुगेशन ब्रेक नहीं होता, इसलिए ये कॉन्जुगेशन में पार्ट नहीं लेते, इनकी वजह से ना कॉन्जुगेशन डिस्टर्ब होता है, इसलिए ये भी एरोमेटिक सिस्टम है। कैसा सिस्टम है ये? एरोमेटिक सिस्टम है। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। 34 का डी हो गया। अब देखते हैं 35 में एरोमेटिक कंपाउंड पूछा है, कौन से हैं? देखो एरोमेटिक कंपाउंड पूछा है, एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक, इसी पे से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, बस इसमें ना प्रेजेंस ऑफ माइंड की ज़रूरत होती है, कभी कभी हम कुछ पढ़ लेते हैं उल्टा सीधा और गलत करके आ जाते हैं। 35 क्वेश्चन नंबर मैंने लिख लिया है। इसमें बताना है हमको कि कौन सा एरोमेटिक होता है, ठीक है? एरोमेटिक कौन सा? तो देखो ये तो हमारे पास 2 4 6 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो गया, तो ये तो हमारे पास क्या हो गया? एंटी एरोमेटिक, ठीक है? लेकिन ये एंटी एरोमेटिक नहीं होगा, क्या होगा? नॉन एरोमेटिक। फिर यहाँ देखो ये वेकेंट पी एज अ कार्बोकेटाइन काम करेगा, तो यहाँ 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ये क्या हो गया हमारे पास? एंटी एरोमेटिक। अब देखो यहाँ क्या होगा? 2 4 6 8 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो तुम्हें क्या लगेगा कि यही एरोमेटिक है, ठीक है? एरोमेटिक पूछा है तो तुम सी पे ऑप्शन पे क्लिक करोगे, टिक करोगे और आगे बढ़ जाओगे। लेकिन यहाँ देखो तुम्हें वो सही ऑप्शन तक पहुँचने नहीं देते, इसीलिए पहले गलत ऑप्शन देते हैं, ताकि गलत जितना गलत तुम करो, जितनी गलतियाँ तुम कर सको। तो देखो क्या होता है, ये 10 पाई इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन ये एरोमेटिक नहीं होता है, ये एरोमेटिक नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? और ये देखो ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, इस बोरॉन का तो कोई रोल ही नहीं, इस नेगेटिव चार्ज का तो कोई रोल ही नहीं है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड में उसमें है sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में ये नेगेटिव चार्ज, तो ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन ये हमारे पास कैसा हो गया? एरोमेटिक। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। एरोमेटिक पूछा है तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा 35 का। हाँ लेकिन देखो इसको देखो, ये एरोमेटिक क्यों नहीं होता? 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने के बाद सब कुछ सही है, फिर भी ऐसा क्या, कहाँ दिक्कत आ गई कि ये एरोमेटिक नहीं है? देखो इसमें दिक्कत कौन करता है? इसमें दिक्कत करते हैं ये दो, एक ये और ये, यहाँ जो जुड़े हुए हाइड्रोजन होते हैं इनके बीच में इतना ज़्यादा रिपल्शन होता है कि ये जो रिंग है वो नॉन प्लेनर हो जाती है, ये अपनी प्लेनरिटी को लूज कर देती है, और प्लेनर नहीं होगा मॉलिक्यूल तो उसमें साइक्लिक कॉन्जुगेशन नहीं होगा, तो फिर वो एरोमेटिक तो पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए ये जो रिंग है वो एरोमेटिक नहीं होती। कैसी होती है? ये नॉन एरोमेटिक होती है, ठीक है? ध्यान रखना, ये 10 एनुलिन कहलाती है, ये नॉन एरोमेटिक होती है। इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे तो एरोमेटिक है, बट वो 2 हाइड्रोजन के बीच में रिपल्शन के कारण नॉन एरोमेटिक हो जाती है, ठीक है? अब ये छोटे छोटे 2 एटम इतना रिपल्शन करते हैं कि एक एरोमेटिक सिस्टम को नॉन एरोमेटिक में कन्वर्ट कर देते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 36 नंबर क्वेश्चन। उसमें क्या पूछा है? 36 में 4 कंपाउंड्स हैं और पूछा है कि बताओ एरोमेटिक कौन सा होगा, इनमें कौन कौन से होंगे। हम MSQ सॉल्व कर रहे हैं ना, ये भी ध्यान रखना होता है कि MSQ कर रहे हैं, क्योंकि कभी कभी एक क्वेश्चन सही करके और आगे बढ़ जाते हैं, एक ऑप्शन सही देखा उसको टिक किया और आगे बढ़ गए। 36 एरोमेटिक पूछा है। चार बेंजीन की रिंग है, कुछ 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स टाइप दिख रहा है, लेकिन 14 है नहीं। देखो ये एक डबल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड ये है, उसके बाद एक ये है। देखो 2 4 6 8 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, लेकिन देखो यहाँ पे तुम्हारे पास एक ये sp3, एक ये sp3, दो sp3 एटम है। sp3 तो ये भी है, लेकिन इनकी वजह से कॉन्जुगेशन ब्रेक नहीं हो रहा। यहाँ देखो यहाँ पे sp3, यहाँ हर जगह sp3 एटम होने की जैसे देखो इनके बीच में तो कॉन्जुगेशन हो पा रहा है, यहाँ तक कॉन्जुगेशन हो रहा है। मान लो ये यहाँ से चलेगा, ये यहाँ शिफ्ट होगा, ये ऊपर शिफ्ट होगा, लेकिन इसके बाद इन 2 के वजह से क्या हो रहा है? कॉन्जुगेशन खत्म हो रहा है। ये sp3 एटम है, ये sp3 एटम है, ये sp3 है, ये sp3, ये भी sp3 है, लेकिन इनके कारण कभी कॉन्जुगेशन ब्रेक नहीं होता, और ये वाले जो एटम है इनके कारण
कॉन्जुगेशन ब्रेक हो रहा है, तो ये कैसा हो गया हमारे पास नॉन एरोमेटिक। ठीक है, हमेशा इलेक्ट्रॉन काउंट ही नहीं देखना, कार्बन भी देख लेना है, sp3 sp2 है नहीं है, कॉन्जुगेशन हो रहा है नहीं हो रहा है, ये सब भी देखना पड़ेगा। ठीक है, अब इसी में ये 14 पाई, दूसरा ऑप्शन जो है वो 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स का है, 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स सिस्टम है, 14 एनिलियन का। ये भी देखो, ये तो एरोमेटिक होती ही है। छोड़ा यहाँ, इसको छोड़ा यहाँ, देखो अब उन्होंने क्या किया, लेकिन हाँ ये बी ऑप्शन है हमारे पास। देखो ये अभी बताया था कि ये क्या होती है, एरोमेटिक होती है, ये दोनों डिस्टर्ब नहीं करते कॉन्जुगेशन को। सी ऑप्शन में क्या किया है, उन्होंने सेम यही रिंग बनाई है 14 एनिलीन की, लेकिन बस कंफ्यूजन करने के लिए क्या कर दिया, कंफ्यूज करने के लिए जो 14 पाई इलेक्ट्रॉन था उसको 16 पाई इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट कर दिया। लेकिन अब ये हमारी समझ के ऊपर है कि हमें उसको काउंट करना है या नहीं करना है, इसको एरोमेटिक बनाना है, नॉन एरोमेटिक बनाना है, एंटी एरोमेटिक बनाना है, क्या करना है। देखो क्या करा है, एक डबल बॉन्ड एक्स्ट्रा बना दिया है, लेकिन जब देखो ये जो दो कार्बन है वो इस कॉन्जुगेशन का पार्ट ही नहीं, उन्हें कॉन्जुगेशन से कोई लेना ही देना नहीं है, तो वो sp2 हो sp3 हो, वो हमारा क्या ले रहे हैं, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ रहे वो कॉन्जुगेशन का, इसलिए ये भी क्या होगा हमारे पास एरोमेटिक। तो ये सिस्टम एरोमेटिक है, ये सिस्टम एरोमेटिक है। अब देखो डी में क्या है, डी में भी सेम यही है, बस एक जो मिथाइल यहाँ जो हाइड्रोजन जुड़ा था उसकी जगह उन्होंने अबव द प्लेन करके CH3 जोड़ दिया है, तो उससे क्या ही फर्क पड़ जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो वैसे भी sp3 था, अभी भी sp3 है, और ना वो उसे कॉन्जुगेशन से कोई मतलब है, अपना वो अलग ही है, तो ये भी हमारे पास एरोमेटिक हो जाएगा। इसको छोड़ा, यहाँ पे उन्होंने एक CH3 लगा दिया है वेज पे, और दूसरा CH3 यहाँ पे वेज पे लगा दिया है, तो ये भी हमारे पास एरोमेटिक है। तो हमारा B, C, D ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका 36 का। इसका भी ऑप्शन गलत दिया है शायद, इसका ऑप्शन भी गलत है, इसका ऑप्शन सही कर लेना, इसमें B, C, D तीनों एरोमेटिक होंगे। ठीक है, केवल C दिया उसमें, तो ऐसा नहीं है, ये सारे भी एरोमेटिक होंगे। अब देखो कौन सा करना है, हमें करना है क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में एरोमेटिक कैरेक्टर इज पॉसिबल ओनली व्हेन, एरोमेटिक कैरेक्टर को डिफाइन करना है। देखो पहला पूछा है कि 4 पाई इलेक्ट्रॉन आर डीलोकेलाइज्ड, तो देखो एरोमेटिक 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स अगर डीलोकेलाइज होंगे तो वो तो एंटी एरोमेटिक सिस्टम हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन से n की वैल्यू कोई इंटीजर नहीं आएगी, तो ये ए ऑप्शन तो करेक्ट मतलब इनकरेक्ट हो गया, गलत हो गया। उसके बाद देखो बी ऑप्शन में क्या है, द मॉलिक्यूल इज साइक्लिक एंड प्लेनर हैविंग डीलोकेलाइज्ड 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स वेयर n = 0, 1, 2, 3, तो ये ऑप्शन सही है। ये तो हमारे पास एरोमेटिसिटी के हकल रूल ही उन्होंने लिख दिया एक लाइन में, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो अल्टरनेट सिग्मा पाई बॉन्ड आर बोथ पाई बॉन्ड्स आर प्रेजेंट, तो देखो ये तो यही होता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में क्या होता है, अल्टरनेट जैसे मान लो सबसे सिंपलेस्ट अगर मैं बना के बताऊं, बेंजीन में क्या होता है, ये एक सिग्मा बॉन्ड फिर पाई बॉन्ड, फिर अल्टरनेट में पाई बॉन्ड, फिर अल्टरनेट सिग्मा, तो सिग्मा पाई बॉन्ड अल्टरनेट में प्रेजेंट होते हैं, तो सी ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। डी में पूछ रहा है नन इज ट्रू, तो बी और सी ट्रू है, तो फिर नन इज ट्रू तो गलत ही हो गया, तो ए और डी गलत हो गया, बी और सी सही हो गया 37 में। अब देखो 38 में क्या पूछा है, हाँ 3 नाइट्रोजन के कंपाउंड दिए, उन्हें बताना है कि और लिखा है कि कौन सा किससे ज़्यादा बेसिक है, इसमें हमको करेक्ट स्टेटमेंट्स बताने कि कौन कौन से, उन्होंने 4 स्टेटमेंट्स लिख के दिए हैं। पहला देखो, पहला उन्होंने दिया है पायरोल, पहला पायरोल दिया है, बी ऑप्शन पिरिडीन,
सी ऑप्शन एन डी। देखो अब पहला ऑप्शन हम देखते हैं, ये 3 दिए हमको कंपाउंड, इनकी बेसिक स्ट्रेंथ को कंपेयर कर करके उन्होंने अलग अलग स्टेटमेंट्स बनाए, तो हमें देखना है कि कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है। पहला ऑप्शन है 1 इज मोर बेसिक देन सेकेंड। देखो पहला वाला सेकेंड वाले से ज़्यादा बेसिक होगा, ये भी sp2 में। देखो ये कार्बन जो नाइट्रोजन है वो किस कार्बन से जुड़ा है, sp2 कार्बन से जुड़ा है, तो ये वाला नाइट्रोजन हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, लेकिन इसका जो लोन पेयर है वो कहाँ होगा, वो प्योर पी में होगा और प्लस एरोमेटिसिटी में इन्वॉल्व है। मतलब देखो लोन पेयर सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे तो दोनों नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन तो sp2 है, लेकिन ये वाला जो है वो एरोमेटिसिटी में इन्वॉल्व है, उस लोन पेयर की वजह से ये रिंग एरोमेटिक बन रही है, तो वो बिल्कुल नहीं देगा लोन पेयर, कब कितनी बार मांगने जाओ नहीं मना कर देगा। तो इसलिए क्या आप ए ऑप्शन बोल रहे हैं कि फर्स्ट मोर बेसिक है सेकंड से, तो ए ऑप्शन तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये वाला जो है वो डीलोकलाइज्ड नहीं हो रहा है, वो लोकलाइज्ड लोन पेयर है, तो वो ज़्यादा डोनेट होने की टेंडेंसी रखेगा ये वाला लोन पेयर। ठीक है, तो ए ऑप्शन करेक्ट, वो इनकरेक्ट हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ए 1 इज मोर बेसिक देन सेकंड, तो ये गलत हो गया। सेकंड इज मोर बेसिक देन फर्स्ट एंड थर्ड। हाँ देखो ये वाला भी डीलोकलाइज्ड है, ये वाला भी क्या है, ये रेजोनेंस करेगा आगे जाके, तो ये भी डीलोकलाइज्ड है, और ये कैसा है, लोकलाइज्ड है, तो ये वाला इन दोनों से ज़्यादा बेसिक है, क्योंकि ये फ्री है ना बिल्कुल एकदम, जब जाओगे तब ये दे देगा लोन पेयर। ये क्या मान लो यहीं कहीं घूम रहा होगा लोन पेयर, तो उस टाइम तो नहीं दे पाएगा। ये भी अगर एरोमेटिसिटी में तो बिल्कुल नहीं देगा, तो इसलिए ये वाला बी वाला जो है इन दोनों से ज़्यादा बेसिक है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, मतलब बी ऑप्शन हमारे पास सही हो गया। और फिर सी ऑप्शन कह रहे हैं कि थर्ड इज मोर बेसिक देन सेकेंड, गलत है ये तो, क्योंकि ये वाला अभी बता ही दिया, ऑल आर एरोमेटिक बेसिस। हाँ ये सही है, क्योंकि देखो ये भी एरोमेटिक है, ये भी एरोमेटिक, ये भी एरोमेटिक, तो डी ऑप्शन सही है हमारे पास और बी ऑप्शन सही है, तो बी और डी इसका सही है 38 का। अब चलते हैं 39 पे। 39 में 4 कंपाउंड्स दिए हैं 2-2 के पेयर में, और पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेकेंड वन इज आर स्टेबल, मतलब कि दो पहला लिखा है दूसरा लिखा है, बोल रहे हैं कि बताओ कौन चारों में से किस में दूसरा वाला पहले वाले से ज़्यादा स्टेबल है, ये बताना है। ठीक है, तो पहला वाला देखो, ए ऑप्शन देखो, अभी 39 क्वेश्चन हम कर रहे हैं ना। 39 देखो, CH3 CH2 CH3 CH2 कार्बन से डबल बॉन्ड से जुड़ा CH2 और ये CH2 पॉजिटिव है ना। इसके साथ कंपेयर उन्होंने किसका किया है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव। अब देखो वो ये कह रहे हैं कि बताओ किस में सेकंड वाला ज़्यादा स्टेबल है। ये कार्बोकेटाइन है, इसका अगर मैं डीलोकलाइजेशन मतलब इसको रेजोनेंस से स्टेबलाइज करेंगे तो ये वाला जो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, CH3 CH2, ये वाला CH ये यहाँ चला जाएगा तो ये CH2 पॉजिटिव हो जाएगा और ये डबल बॉन्ड CH2 हो जाएगा। ठीक है, और इसको अगर करें तो ये क्या हो जाएगा, CH3 CH3 CH इधर ले गए। ठीक है, ये CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये वाला इधर शिफ्ट हो गया तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आया। आप देखो इस वाले पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने के लिए ये कार्बन है ना, और इस पे कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन इसको स्टेबलाइज करने के लिए 3 अल्फा हाइड्रोजन इधर साइड है। तो देखो ये वाला ज़्यादा स्टेबल हो गया इससे, तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा कि हाँ सेकंड वाला फर्स्ट वाले से ज़्यादा स्टेबल है। ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। उसके बाद देखो बी ऑप्शन में क्या है, बी ऑप्शन देखो CH3 CHO माइनस CH डबल बॉन्ड CH2, फिर उसके बाद CH2 CH3 O नेगेटिव डबल बॉन्ड CH3। देखो ये जो नेगेटिव चार्ज है वो डीलोकलाइज नहीं हो सकता,
लेकिन ये वाला जो नेगेटिव चार्ज है वो डीलोकेलाइज हो सकता है, ठीक है। तो ये वाला सेकेंड वन ज़्यादा स्टेबल हो गया, तो बी भी करेक्ट हो जाएगा। थर्ड वाले में क्या पूछा है, थर्ड वाले में देखो, थर्ड वाला कंपाउंड, इसको ए को मिटा देते हैं ना, सी वाले में देखो CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, इसमें है CH3 सिंगल बॉन्ड CO CH डबल बॉन्ड CH CH3। अब इसमें पूछा है कि बताओ कौन सा, देखो यहाँ तक तो सेम है, सब कुछ सेम है, बस देखो इसमें एक यहाँ पे CH है, CH2 है और यहाँ पे CH CH3 है। तो इस मतलब कि क्या जानना चाह रहे हैं वो तुमसे, कि बताओ ये एल्कीन दोनों में से कौन से ज़्यादा स्टेबल है। तो उसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन एक्स्ट्रा है तो वो ज़्यादा स्टेबल हो जाएगी, तो फिर ये भी सेकेंड वन इसमें ज़्यादा स्टेबल है, तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद देखो डी ऑप्शन में क्या है, देखो डी ऑप्शन, इसको बी को मिटा के डी लिखते हैं, डी ऑप्शन CH3 डबल बॉन्ड NH2 पॉजिटिव, NH2 CH3 OH पॉजिटिव NH2। देखो अब यहाँ पे नाइट्रोजन पे पॉजिटिव है, यहाँ ऑक्सीजन पे पॉजिटिव है, बाकी सब तो सेम है। तो देखो ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उस पर पॉजिटिव चार्ज वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती, तो इसमें पहला वाला ज़्यादा स्टेबल हो, जैसे इस पर पॉजिटिव बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हो जाती है, तो इसमें पहला वाला ज़्यादा स्टेबल है, तो ये डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पहला ज़्यादा स्टेबल है सेकेंड से, और पूछा क्या है सेकेंड किस किस में ज़्यादा स्टेबल है, तो ये डी ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। 40 में क्या पूछा है, 40 में क्या है, हमें अलग अलग एनिलीन पे अलग अलग वो ग्रुप्स लगा के उनकी बेसिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करने के लिए बोला है। देखो पहले में क्या है, PHNMe2, तो देखो इसको ऐसे स्ट्रक्चर के फॉर्म में बना लो तो तुम्हें ज़्यादा समझ में आएगा, PHNMe2, ठीक है। ये ए ऑप्शन है। बी ऑप्शन में क्या है, PHNHMe, PH मतलब ये फिनाइल रिंग, NHMe, ठीक है। और सी ऑप्शन में क्या है, PHNH2, है ना। हाँ देखो अब ये बोल रहे हैं कि उन्होंने इसमें ये ऑर्डर लगाया ए में, ठीक है। तो वो बोल रहे हैं बताओ कि कौन सा वाला करेक्ट हमने ऑर्डर लगाया है। तो यहाँ देखो ये जो लोन पेयर होता है इसके डोनेशन कोई बेसिक स्ट्रेंथ, मतलब इसका जितना ज़्यादा डोनेशन होगा उसकी बेसिक स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा होगी। तो देखो यहाँ पे ये दो नाइट्रोजन का लोन पेयर है, प्लस इन दो आर ग्रुप का हमको प्लस आई मिलेगा, तो जिसके कारण ये जो डोनेशन है वो और फास्ट होगा एज कम्पेयर टू NH2। तो ये ऑर्डर हमारे पास सही है, ये तो इजी ज़्यादा समझ में आ गया होगा। अब देखो बी ऑप्शन में क्या है, हमारे पास एनिलीन दी है एक, जिसकी पैरा पोजीशन पे हमारे पास मिथाइल लगाया है, फिर उसके बाद उन्होंने इसको ज़्यादा बताया है किससे, कि वही NH2 की अगर तुम मेटा पोजीशन पे मिथाइल लगा दो, है ना, और फिर उसी की अगर तुम ऑर्थो पे मिथाइल लगा दो। देखो ये हो गया। अब देखो इन तीनों में देखो सबसे पहले ये जो मिथाइल ग्रुप है वो प्लस H लगा रही है, प्लस I लगा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ये जो मेटा वाला है वो केवल क्या लगा रहा है, प्लस I लगा रहा है, और ये वाला ऑर्थो वाला प्लस H और प्लस I लगा रहा है, ठीक है। तो ये पैरा वाला है, प्लस H की बेस पे तो इन दोनों को हम इक्वल कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन प्लस I के बेस पे ये वाला ज़्यादा लगाएगा, है ना, और ये वाला कम लगाएगा, तो इसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होनी चाहिए, ऐसा अभी समझ के चलो, ठीक है। फिर उसके बाद ये प्लस I लगाएगा तो इसकी सबसे कम होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ये वाला फैक्टर यहाँ काम नहीं करता। ये जो ऑर्डर लिखा है ये एकदम सही ऑर्डर लिखा है। देखो क्यों लिखा है, ये प्लस H और प्लस I के बेस पे आगे आ गया, इसको हम सोच रहे हैं कि इसको यहाँ होना था, लेकिन ये सबसे पीछे क्यों चला गया, वो इसकी वजह क्या है, ऑर्थो इफेक्ट, ठीक है। एनिलीन में होता है ऑर्थो इफेक्ट, और तो इसकी एनिलीन की अगर ऑर्थो पोजिशन पे कोई ग्रुप लगता है ना, तो देखो क्या होगा, अगर मान लो ये लोन पेयर
किसी H+ को डोनेट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे फिर कुछ इस टाइप का हो जाएगा और इनके बीच में रिपल्शन हो जाता है। तो ये ग्रुप नहीं, बिल्कुल नहीं चाहता कि यहाँ कोई हाइड्रोजन आए और फिर रिपल्शन हो, फिर अनस्टेबिलिटी आए, ऐसा ये बिल्कुल नहीं चाहता है। इसलिए ये क्या करता है, ये प्रोटोनेशन होने नहीं देता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, स्टेरिक इनिबिशन इन प्रोटोनेशन, ठीक है। तो इसको ये SIP इफेक्ट लगता है, इसको ऑर्थो इफेक्ट भी बोलते हैं। इस ऑर्थो ग्रुप के कारण ये वाली जो इसकी जो बेसिसिटी होती है वो सबसे कम हो जाती है। तो ये यहाँ का ही लाई करना चाहिए, लेकिन ये सबसे पीछे चला जाता है, ठीक है। ये इसका ऑर्डर हो गया। तो ये बी ऑप्शन भी हमारे पास करेक्ट है। अब देखो सी ऑप्शन में क्या है, सी ऑप्शन में उन्होंने हाइड्रोक्सी एनिलीन के बारे में पूछा है, मतलब एनिलीन के उसी में लगा देती हूँ OH, चलो कोई बात नहीं, फिर से बनाना पड़ेगा। सी ऑप्शन देखो, एनिलीन है जिसकी अलग अलग पोजीशन पे उन्होंने OH ग्रुप लगाया है। एक सबसे पहला उन्होंने लगाया है मेटा पे, फिर लगाया है उन्होंने NH2OH पैरा पे, फिर लगाया है ऑर्थो पे, फिर लगाया है पैरा पे। और ऑर्डर क्या बोल रहे हैं कि ये वाला ऑर्डर करेक्ट है। देखो ये क्या लगा रहा है, ये केवल -I लगा रहा है। ये क्या लगा रहा है, ये तो वही ऑर्थो इफेक्ट लगा रहा है, तो इसकी तो सबसे कम हो जानी चाहिए। उसके बाद ये मतलब +I तो +M तो लगा ही रहा है, ठीक है, -I भी लगा रहा है, प्लस ऑर्थो इफेक्ट भी लगा रहा है। और ये क्या लगा रहा है, ये +M लगा रहा है, -I लगा रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग तो इसको सबसे पहले होना चाहिए, फिर उसके बाद इसको होना चाहिए, फिर इसको होना चाहिए। तो ये ऑर्डर हमारे पास गलत हो गया। जो अभी हमने कॉन्सेप्ट पढ़े उसके अकॉर्डिंग ये ऑर्थो इफेक्ट लगा रहा है, तो इसको सबसे पीछे होने चाहिए। फिर अब इन दोनों में अगर कंपैरिजन की बात आ जाए तो -I भी इसका ज़्यादा होगा, तो ये बेसिक स्ट्रेंथ को कम करेगा, उससे पीछे चला जाएगा। प्लस इसमें +M भी लग रहा है, तो वो सबसे आगे आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाला ऑर्डर गलत हो गया, सी वाला। ए भी इसके सही हुए हैं अभी तक। अब देखते हैं डी वाले में क्या है। देखो डी वाले में भी उन्होंने एनिलीन को ही OMe से सब्स्टिट्यूट कर दिया है। NH2 है, ऑर्थो पे OMe है, फिर उसके बाद NH2 है और NH2OMe। देखो अब फिर क्या बोल रहे हैं कि ये ज़्यादा होगा, ये फिर वही बात आ जाएगी कि ये ऑर्थो वाला तो सबसे कम होगा, क्योंकि ये ऑर्थो इफेक्ट लगाएगा, ये लोन पेयर को डोनेट ही नहीं करने देगा, क्योंकि वहाँ वो NH3 पॉजिटिव आएगा, हाइड्रोजन आएगा, फिर रिपल्शन होगा, तो वो ये सब नहीं चाहता। कहता कि मैं जैसा हूँ वैसा ठीक हूँ, कोई ज़रूरत नहीं है लोन पेयर डोनेट करने की। तो ये यहाँ तो हो ही नहीं सकता, इसकी पोजीशन यहाँ होगी, ऑर्डर गलत हो गया हमारे पास। तो 40 में हमारे पास ए और बी ऑप्शन सही है, ठीक है, सी और डी गलत है। अब NAT सॉल्व करते हैं इसके बाद 41 से।